गंजा हो गया था कि मेरे से नहीं संभाले जा रहे, मम्मी मैं हटा रहा हूँ। लोग कह रहे थे कि पागल हो गया ये, 6 लाख रुपए बर्बाद कर दिए, इतना तो ये यहीं ले आता रह के। मैं बेहोश हो गया था। आज की इस वीडियो में मैं अपनी लाइफ का वो पार्ट आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं जो आज तक मैंने किसी के साथ शेयर नहीं करा है। किसी में मेरे पेरेंट्स भी आते हैं, मतलब कि ये पार्ट मैंने आज तक अपने पेरेंट्स तक के साथ शेयर नहीं करा है। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितनी लंबी होने वाली है, बट एक बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो का एक भी सेकंड मैं आपका वेस्ट नहीं होने दूंगा। अगर ये वीडियो 30 मिनट की बन रही है तो वो 30 मिनट आपकी लाइफ के सबसे अच्छे 30 मिनट मैं प्रूव करके दिखा दूंगा। अगर आप इस समय 9वीं में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में हो, ड्रॉपर हो, या फिर इन सभी स्टूडेंट में ऐसे बंदे हो जो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या फिर कोई पेरेंट है जो इस वीडियो को देख रहा है, तो ये वीडियो सबके लिए है। आप सभी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपको। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम है शोभित निर्वाण। मैं इस समय बीटेक कर रहा हूं आईटी ब्रांच में, सेकेंड ईयर में हूं ट्रिपल आईटी वडोदरा में। ट्रिपल आईटी और आईआईटी में अंतर होता है। ट्रिपल आईटी का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईआईटी का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। होते दोनों ही गवर्नमेंट कॉलेज है, दोनों में जेई के थ्रू ही एडमिशन होता है, बट थोड़ा बहुत अंतर है जो आपको वीडियो के थ्रू समझ में आएगा। मेरा जो कॉलेज है उसमें इस समय एवरेज पैकेज 13 लाख रुपए है। ये मुझे बोलना नहीं होता है, बट अगर मैं नहीं बोलूँगा तो सामने वाले लोग इतना विश्वास नहीं करते हैं बंदे पे, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है शोभित निर्वाण, जिसमें इस समय 4.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। अगर हम इंडिया में एजुकेशनल कंटेंट की बात करें तो हमारा जो चैनल है वो टॉप मोटिवेशनल चैनल्स में आता है। मैं कोई मूवी की स्टोरी या फिर कुछ ऐसी स्क्रिप्ट नहीं बनाई है इसके लिए। मैं अपनी लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। वो इंसिडेंट्स जो, जैसे मैंने बोला कि मैंने किसी के साथ शेयर नहीं करे हैं, वो शेयर करूँगा, और उससे मैंने क्या चीज़ सीखी वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यार। मैं पहली से 10वीं तक दिल्ली में ही पैदा हुआ था, दिल्ली में ही रहा था, है ना। पहली से 10वीं तक मैंने अपनी स्कूलिंग यहीं करी है। 10वीं तक एक एवरेज बच्चा। 10th में मेरे 10 CGPA आए थे। 10 CGPA का मतलब होता है 95%। अगर आप गूगल पे देखोगे, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो कि 10 CGPA, अच्छा 95% वाला बंदा अपने आप को एवरेज बंदा बोल रहा है। अभी थोड़ी देर में आपको इसका मतलब पता चल जाएगा। 10वीं का दिसंबर का टाइम था। मेरे पास पापा आए कि बेटा क्या करना है। मैंने कहा पापा आईआईटी बहुत चिल्ला रहे हैं क्लासेस में बच्चे, तो आईआईटी देखते हैं। पापा ने कहा अच्छा कोटा का नाम सुना है। मैंने कहा नहीं। कह रहे चलो कोटा एक बार विजिट करते हैं, वहाँ पे ना आईआईटी जेई की और मेडिकल की, एम्स की इनकी तैयारी होती है, हॉस्टल्स हैं, कोचिंग है, एक बार जाके देख के आते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो दिसंबर में मैं, पापा और मम्मी तीनों कोटा चले गए। अब जब एक नॉर्मल बंदा, मान लो आप हो, ठीक है, आप एक अनजान शहर में जा रहे हो जहाँ पे आपको नहीं पता क्या है, वहाँ पे बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, और बड़ी बड़ी कोचिंग्स ऐसी भी नहीं कि मतलब एक बिल्डिंग नहीं, जैसे कॉर्पोरेट लेवल की बिल्डिंग होती है ना बड़ी बड़ी, इस तरह की वहाँ पे बिल्डिंग्स। एक कोचिंग के पास एक नहीं 3-4 बिल्डिंग है अलग अलग, जहाँ पे अलग अलग 12th का अलग बिल्डिंग है, 11th की अलग बिल्डिंग है, ड्रॉपर्स की अलग बिल्डिंग है, जेई वालों की अलग बिल्डिंग है, मेडिकल वालों की अलग बिल्डिंग है। आप एक जगह खड़े हो जाओगे, चारों ओर देखोगे, आपको बच्चे ही बच्चे दिखेंगे। 99% आपको वहाँ पे बच्चे दिखेंगे। 1% अगर कोई और दिख गया तो या तो वो उन बच्चों का पेरेंट्स आया हुआ है उनसे मिलने, या फिर कोई वर्कर है जो वहाँ पे काम करता है। इस लेवल पे वहाँ बच्चे हैं। जब कोचिंग की छुट्टी होती है तो पुलिस खड़ी हो जाती है, ठीक है, और अगर सामने से जब उनको बच्चों को निकलना होता है तो ट्रैफिक को रोक देती है पुलिस। इतनी ज़्यादा है, गलियों में आप जाओगे हॉस्टल ही हॉस्टल हैं। तो जब आप एक नॉर्मल बंदा वहाँ जाएगा तो वो बड़ी कोचिंग्स को देख के अट्रैक्ट होगा कि यार हाँ ये बड़ी बड़ी कोचिंग है, इसमें जाते हैं। हम भी ऐसे ही हुए। हम एक काफ़ी बड़ी बड़ी कोचिंग्स थी, उनमें से एक कोचिंग में हम अंदर गए। हमने बोला कि हमें एडमिशन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सर एडमिशन के लिए ना एक आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जितनी भी कोचिंग होती है उसमें एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, अगर वो आप पास करोगे जब भी आप अंदर जाओगे। पापा ने कहा ठीक है। उन्होंने एक और चीज़ बोली कि अगर आप अभी फीस भर दोगे, उनकी फ़ीस अराउंड 1.5 लाख रुपए कुछ थी 1 साल की, तो उन्होंने कहा अभी आप अगर कुछ अमाउंट भर दोगे फीस का तो आपको फीस में ऑफ भी मिल जाएगा, बट अगर वो बच्चा फेल हो गया एंट्रेंस एग्जाम में तो आपका फीस रिफंड नहीं है। पापा ने कहा पास तो हो ही जाएगा, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम इतनी बड़ी बात है, 10वीं तक टॉप कर रहा था ये बच्चा हमारा, पास हो जाएगा। हर एक पेरेंट अपने बच्चे को टॉप ही समझता है। तो मेरे ऊपर 2 प्रेशर, एक भाई मेरा एंट्रेंस एग्जाम है, दूसरा पापा ने 80,000 रुपये भर दिए, 80,000 रुपये की कुछ इंस्टॉलमेंट पापा ने भर दी थी। तो मेरे ऊपर 2 प्रेशर हो गए कि यार एंट्रेंस एग्जाम नहीं पास हुआ तो ये गए 80,000 रुपये तो डूब जाएंगे। बट जनवरी में एग्ज़ाम हुआ मेरा, हम घर आ गए थे, जनवरी में मेरा एग्ज़ाम हुआ। निहायत ही बकवास एग्ज़ाम गया, मुझे नहीं पता मैं क्या लिख के आया हूँ, पता नहीं कितने नंबर आए होंगे, 2-3 नंबर, या फिर शायद नेगेटिव में गया होगा। 10 दिन बाद उनका कॉल आता है कि सर आपका एडमिशन हो गया, आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया था। मैंने कहा 1 सेकेंड, एग्ज़ाम तो बहुत बेकार गया है, तो इन्होंने एडमिशन कैसे ले लिया। फिर बाद में मेरे को थोड़ी देर बाद पता चला कि एडमिशन ये सबका ले लेते हैं।
तो कई बच्चों का मेरे पास मेल आता है, यहाँ से एक बड़ा कंक्लूजन मैं ये निकालता हूँ, कई बच्चों का मेरे पास अभी इस समय मेल आ रहा है कि भैया ये फलाना कोचिंग एग्जाम ले रही है, ये फलाना कोचिंग एग्जाम ले रही है, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। हर एक कोचिंग की बात नहीं कर रहा मैं, जनरली जो भी कोचिंग्स हैं उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ एक नाम के लिए होता है। हाँ, अगर आप एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हो तो आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल सकती है, वरना एंट्रेंस एग्जाम कुछ ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, सबका वो ले लेते हैं, उनको मेन पैसे से है। भाई एक बच्चा 1.5 लाख रुपए दे रहा है तो बिठा देंगे पीछे कहीं पे, अगर उसका एंट्रेंस एग्जाम भी अच्छा नहीं गया तो इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्च का टाइम आता है, बोर्ड का टाइम है ना, 10th का। बोर्ड खत्म होते ही 7 दिन बाद मेरी कोटा की ट्रेन है, मुझे जाना होता है। तो 7 दिन तक थोड़ी बहुत पैकिंग करी, पापा ने कहा कि चलो कोटा तुम्हें छोड़ के आते हैं। 7वें दिन हमारी ट्रेन थी, पापा और मैं गए कोटा। वहाँ पहुँचते हैं, एक हॉस्टल में जाते हैं, वहाँ मेरा हॉस्टल में रूम लेते हैं। रूम नंबर मुझे आज भी याद है, मेरा पहला रूम नंबर था 108, फर्स्ट फ्लोर पे 8वां कमरा। तो इतना बड़ा रूम, छोटा सा रूम था बिल्कुल, है ना। उसमें एक बेड रखा हुआ था यहाँ पे, एक उसके सामने स्टडी टेबल, इधर अलमारी है, अलमारी जो आपके घर में बड़ी लोहे वाली अलमारी होती है उसको भी आधा कर दो, इतनी अलमारी है, एक टॉयलेट है छोटा सा अटैच। इतना मेरा रूम था। पहले दिन पापा मेरे साथ रहे, थोड़ा बहुत उन्होंने दिखाया कि देख मार्केट वार्केट में यहाँ ये सब मिल जाएगा, बिस्किट चाय वाय यहाँ से देख लियो। एक दिन मेरे साथ रह के अगले दिन पापा चले गए अकेला छोड़ के। पूरी लाइफ में मैं इतना नहीं रोया होऊंगा जितना मैं उस दिन रोया था। मतलब उस दिन मेरे ऐसा नहीं था कि शुरू का टाइम था तो इतने सारे बच्चे भी नहीं थे हॉस्टल में, मेरा पूरा फ्लोर खाली पड़ा हुआ था। एक वार्डन था जिससे मेरा मन भी नहीं कर रहा था बात करने का, अजीब सा वार्डन था वो। तो ऐसा ही था, काफ़ी रोया हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। देन पहला दिन आता है हमारे कोचिंग का, मैं जाता हूँ, काफ़ी बच्चे, भाई साहब 250 बच्चे एक बैच में बैठे हुए हैं, टीचर माइक लगा के पढ़ा रहा है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, कभी ऐसा देखा नहीं था मैंने, है ना। आईपैड ले रखा है टीचर ने। पहला दिन होता है, मैं आता हूँ घर पे जल्दी से होमवर्क कंप्लीट करके, ठीक है, उन्होंने जो पढ़ाया है, हम 10th वाली आदत है, होमवर्क जल्दी से कंप्लीट करा, फिर उसके बाद मम्मी से बातें करनी स्टार्ट कर दी। तो 1 हफ्ते तक 2 हफ्ते तक ऐसा ही चला, जल्दी जल्दी से होमवर्क कंप्लीट करो, मम्मी से बातें चल रही हैं फ़ोन पे, क्योंकि याद आती है। पूरी कोटा लाइफ में मैं कभी इतनी बात हुई है मेरी मम्मी से जितनी मैंने कभी फिजिकली नहीं करी होगी। 3-3 4-4 घंटे मैं मम्मी से बातें करता रहता था फ़ोन पे। पूरी कोटा लाइफ ने मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये सिखाई है, पेरेंट्स की अहमियत। मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ मैंने कहीं शेयर नहीं करी है। 10वीं तक मैं अपने आप को बहुत तुरमखा समझता था। मैं सोचता था अरे इनको क्या ही पता है, पेरेंट्स को क्या होती है डिजिटली, है ना, ये जो चीज़ें हैं इनको गैजेट्स के बारे में क्या ही पता है, हमें पता है सब चीज़। जब तक एक DSLR से फ़ोटो नहीं खिंचवाओगे, फेसबुक पे नहीं अपलोड करोगे तो दोस्त तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। इस ऐसे भ्रम में था मैं। बट बिलीव मी, आपके पेरेंट्स को टेक्नोलॉजी के बारे में इतना नहीं पता होगा, आपके पेरेंट्स को JEE नीट ये जो एग्ज़ाम होते हैं इनके बारे में इतना नहीं पता होगा, बट लाइफ के बारे में जो उन्हें पता है ना, वो इतनी प्रीशियस चीज़ है, उसकी वो अमूल्य चीज़ है, ठीक है। आज भी अगर मेरे को कोई डिसीजन लेना होता है ना, तो मैं सबसे पहले अपने पापा के पास जाता हूँ कि पापा आपको ठीक है टेक्निकल के बारे में इतना नहीं पता, मेरे को मान लो कोई वीडियो शूट करनी है, तो वीडियो शूट करने के बाद मैं पापा को भेजता हूँ कि पापा देख लो मेरे से अनजाने में बचपने में कोई गलत वर्ड ना निकल जाए जो कि पब्लिकली कुछ बड़ा इशू हो जाए। तो उनको लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें पता होती हैं। एक और छोटी सी चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। कोटा लाइफ ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें सिखाई है, भाई जब अपने तुम घर से 500 किलोमीटर दूर रहते हो, ऐसा नहीं कि 1-2 गली छोड़ के तुम रह रहे हो, 500 किलोमीटर दूर एक अनजान हॉस्टल में रह रहे हो, आपको अपने कपड़े खुद धोने हैं, अपने कपड़े खुद सुखाने हैं, खुद तय करके अंदर रखने हैं, आपको अपने टॉयलेट खुद साफ़ करने हैं, आपको अपनी जो बर्तन हैं वो खुद साफ़ करने हैं, तब आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना वो पता चलती है। क्योंकि घर में तो ये सारे काम मम्मी कर रही हैं। घर में आपने कभी ऑब्जर्व करा है, आप तो भाई नहा के आए, ड्रॉअर में खोला, आपको कपड़े दिखे, आपने पहन लिए, बट इससे पहले जो वो कपड़े गंदे हुए थे मम्मी ने धोए हैं, सुखाए हैं, प्रेस करके अंदर रखे हैं तय बना के। तो ये सारे काम घर में ऑटोमेटिकली हो रहे होते हैं, हम कभी इस चीज़ को गौर नहीं देते। एक और छोटी सी वियर्ड लगेगी तुम्हें बात, बट ये बतानी थी मेरे को। जो हम नहाते हैं जिस बाल्टी में, है ना, काफ़ी अजीब सी बात है बट मेरे को बतानी थी। मैं ये सोचता था कि यार उसमें पानी चलता है, हम नहाते हैं, पानी चला गया, ठीक है, पानी ख़त्म हुआ, फिर पानी चला, तो उसमें पानी तो चलता ही रहता है, तो वो गंदी कोई होती होगी। बट बाल्टियाँ भी गंदी हो जाती हैं, पता है, उनको 2-3 महीने बाद हमें साबुन से साफ़ करना होता है। तो कोटा में जब मैं था, मैं सोचता ये मम्मी बाल्टी में इतना क्यों गंदगी हो रही है, ये कौन साफ़ करता है। मैंने कहा नहीं बेटा, ये भी साफ़ करनी होती हैं। घर में तो ये काम ऑटोमेटिकली हो रहे हैं ना, हम तो सीधा यूज़ करने जा रहे हैं उस बाल्टी को, बट उसके पीछे जो काम है वो मम्मी पापा घर पे संभाल रहे हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे घर के बाहर रहने पे पता चली। तो हमेशा मैं यही बोलता हूँ यार अपने जितने भी व्यूअर्स हैं कि यार अपने पेरेंट्स के कभी भी ना उनको गुमराह करने की कोशिश मत करो, ठीक है, उनसे कभी भी कुछ चीज़ छुपाओ मत।
उन्हें सब चीज़ पता है, ठीक है। जिस लाइफ पे, जिस एज में तुम हो, उन्हें पता है कि इस एज पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो कभी भी उनको चीट करने की कोशिश मत करना, ठीक है। तुम जितना उनके साथ रहोगे वो उतना सपोर्ट तुम्हें दिखाएंगे। आज ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो इसलिए है क्योंकि मेरे पापा मम्मी को मेरे पे विश्वास था कि ठीक है यार, कुछ गलत तो नहीं कर रहा होगा, है ना। वो इसलिए क्योंकि मैंने उनको विश्वास, मतलब उनको मेरे पे विश्वास हुआ, मैंने उनको विश्वास करा, इसलिए ये सब चीज़ें हुई हैं। तो ऐसे चल रहा था अपना। पहला टेस्ट होता है हमारा अब कोटा में, 1 महीने 2 महीने बाद हमारा एक पहला टेस्ट होता है। इतना आसान टेस्ट भाई साहब, हमारी बैच में भाई इतना आसान टेस्ट। 360 नंबर का टेस्ट होता है, उसमें से 320 नंबर आ रहे हैं, 340 नंबर आ रहे हैं बच्चों के, मेरे 250 नंबर आए, 250 नंबर आए हैं। तो मैं ये सोच रहा कि यार इतना आसान टेस्ट हो रहा है, मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है भाई, मम्मी इतने अच्छे नंबर ला रहा हूँ मैं 360 नंबर में से, तो मैं तो IIT पक्का हो गई अब। एक बात यहाँ पे आप गौर करिए, खाली मेरे अच्छे नहीं आए थे, पूरे बैच में हर एक बच्चे के अच्छे नंबर आए थे। ये कुछ तो है यहाँ पे गड़बड़, है ना। ये उस समय नहीं पता चली मुझे, 3-4 महीने बाद पता चली, जो कि मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। ये जितने भी कोचिंग होते हैं ना, इनमें एक टाइम लिमिट होता है। जैसे हमारी जो कोचिंग थी उसमें 3 महीने की टाइम लिमिट थी। अगर आप 3 महीने से पहले बैकआउट कर लेते हो, कोचिंग से निकल जाते हो, तो आपको कुछ रिफंड दे देंगे। बट अगर आप 3 महीने के बाद बैकआउट कर रहे हो तो आपको कुछ रिफंड नहीं मिलेगा। हर कोचिंग का अलग अलग टाइम पीरियड होता है, हमारा 3 महीने था। तो इन्होंने क्या करा, 2.5 महीने हो गए थे उस समय, इन्होंने हमसे एक टेस्ट ले लिया, और निहायत ही आसान टेस्ट। उससे क्या हुआ, सब बच्चों ने सोचा भाई हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, चाहे किसी बच्चे का ड्रॉप आउट करने का मन भी हो, बट उसने सोचा यार टेस्ट में तो अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो क्या ही जा रहा है, अच्छी चल रही है प्रिपरेशन। तो ये एक बिजनेस टेक्निक होती है हर एक कोचिंग की। वो ऐसे टेस्ट लेती है आसान सा, जिससे कि हर बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और कोई भी बच्चा पैसे वापस ना ले। तो मैं हर बंदे से यही कहता हूँ कि अगर आप किसी भी एक कोचिंग में एडमिशन ले रहे हो तो उसमें इंस्टॉलमेंट में पैसे दो। कभी भी ये नहीं कि पूरा साल का एक साथ पैसा दे दिया, वो थोड़ा कम पड़ता है, बट इंस्टॉलमेंट में देने से आपका ये फ़ायदा हो जाएगा कि अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो वो बैकआउट करके दूसरी कोचिंग में एडमिशन ले ले जहाँ पे उसे और अच्छा समझ में आए। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था। दूसरा टेस्ट हुआ हमारा, थोड़े कम नंबर हुए मेरे। तीसरा टेस्ट हुआ और कम नंबर हुए। एक पॉइंट ऐसा आ गया था जिसमें बहुत ज़्यादा कम नंबर आने लग गए थे, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ बच्चे थे जो बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं, बट मैं और काफ़ी बच्चे कम नंबर आ रहे थे। मैथ्स में मेरे एक बार -1 में नंबर आए हैं। तो ऐसा ऐसा हो रहा था। रक्षाबंधन का टाइम आता है। रक्षाबंधन के टाइम पे 2 दिन की हमें छुट्टी मिलती है, बच्चे सारे घर चले जाते हैं। मैं सोचता हूँ नहीं, मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पे बैठ के रिवीजन करूँगा, अगला टेस्ट है उसमें अच्छा स्कोर करना है। मैंने ये सोचा, मैं घर नहीं गया अपने। काफ़ी डिप्रेशन वाला फेज़ आ गया था उस समय तक, है ना। मैं पागलों की तरह उस समय पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, ठीक है। मैं उस समय, आपने देखा होगा थंबनेल में, मैं गंजा हो गया था। वो इसलिए हुआ था क्योंकि मैं बाल झेल नहीं पा रहा था। मेरे को बार बार कटवाना, बार बार उसे धोना, बार बार उसे संवारना, ये अच्छा नहीं लगता था। मैंने कहा हटाओ इसे। और कोटा में गर्मी भी बहुत होती थी राजस्थान में, तो मैं गंजा हो गया था कि मेरे से नहीं संभाले जा रहे, मम्मी मैं हटा रहा हूँ। लोग कह रहे थे कि पागल हो गया ये। मैं कभी भी उठ के, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, कभी भी उठ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ठीक है, पता नहीं ब्रश करा है नहीं करा है, उठा पढ़ने लग गया, उसी में नींद आ रही है पर सवाल करे जा रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी हो रही थी। मेस में बैठे हुए लोग कहते थे ये पागल हो गया, ये तेरे को हार्ड वर्क तू कर रहा है, इससे बढ़िया स्मार्ट वर्क कर। मैं उनसे कहता था भाई पता ही नहीं स्मार्ट वर्क क्या होता है, तुम बता दो। पर वो कोई बताता नहीं था, क्योंकि वो चीज़ तो बहुत प्रीशियस होती है ना। कोई अपना सीक्रेट क्यों बताएगा जिसकी वजह से वो जीत रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को नहीं पता कि क्या होता है स्मार्ट वर्क, मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं हार्ड वर्क करता रहूँगा, मुझे नहीं पता। तो मैं इसी तरह से मैंने कंटिन्यू करता रहा। टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे थे फिर भी, ठीक है, मैं खूब हार्ड वर्क कर रहा था, घिस रहा था, बहुत सारी चीज़ें कर रहा था, खूब बुक्स ले ली मैंने, है ना, बट नंबर नहीं आ रहे थे। बट मैं बढ़ता रहा आगे। 11th का एंड का टाइम आ गया था, मेरी 11th बर्बाद। मेरे को नहीं पता कि क्या हुआ है मेरे में, है ना। कोटा में एक वर्ड होता है ये बर्बाद, कि मतलब तुम्हें कुछ नहीं आता 11th में। 11th का एंड का टाइम आया। मेरे जो 2 दोस्त थे, मेरा फर्स्ट फ्लोर पे था, वो नीचे रहते थे ग्राउंड फ्लोर पे। 2 दोस्त, गुजराती दोस्त, वो दोनों ने हॉस्टल चेंज कर लिया। अब मेरा वहाँ कोई दोस्त नहीं, तो मैंने सोचा चलो यार हॉस्टल चेंज कर लेते हैं हम भी। तो जब वो गए, उनके 1 महीने बाद मैं भी उनके हॉस्टल में चला गया। अब पहले हमारे बीच में 1 फ्लोर का गैप था, अब हम बिल्कुल सामने सामने, उनका कमरा इधर है, मेरा कमरा इधर है, हम तीनों एक साथ रहते थे। काफ़ी अच्छे वो दोनों दोस्त थे यार, बहुत ज़्यादा। एक उनमें टॉप बैच में था, एक सेकंड नंबर बैच में था। मैं तो बहुत नीचे आ गया था क्योंकि टेस्ट में कम नंबर आ रहे थे, मुझे बहुत नीचे फेंक दिया था उन्होंने बैच में। बट जो 2 दोस्त थे बहुत ऊपर बैच में थे। एक उनमें से शायद अभी देख रहा हूँ, एक उनमें से IIT खड़गपुर में है, एक इस समय PDPU में है। तो जब मेरी 12th स्टार्ट हुई, 11th तो बर्बाद हो चुकी थी, जब मेरी 12th स्टार्ट हुई
तो मैंने सोचा यार ऐसे नहीं चलेगा यार, 12th में अच्छी स्टार्ट करनी पड़ेगी, अच्छी बिगिनिंग से हम चलेंगे तो शायद कुछ अच्छा हो जाए। तो मैं उन दोनों को बहुत ऑब्जर्व करने लग गया, जो IIT वाला बंदा और जो दूसरा बंदा था, उनको बहुत ऑब्जर्व करने लग गया कि यार ये ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे इनके नंबर आ रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि मैं उन्हें ऐसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बट थोड़ा बहुत मैं उनसे देखने लग गया। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि यार वो जो बंदा है जो IIT में हुआ है जिसका, वो बंदा के पास इतनी बुक्स भी नहीं है। यहाँ मेरे पास भाई साहब ढेर लगे पड़े हैं, वो सिर्फ कोचिंग का मटेरियल कर रहा है। वो बंदा 7-7 घंटे 8-8 घंटे सो भी रहा है, मैं 4 घंटे सो रहा हूँ, बस मैं नींद में सवाल कर रहा हूँ। वो बंदा 12 बजे सो के 7 बजे उठ रहा है आराम से सुबह। मैं इतनी कम टाइम सो रहा हूँ, बट मेरा जब भी कुछ नहीं हो रहा। वो बंदा सिर्फ होमवर्क करता है, मैं एक्स्ट्रा बुक्स करता हूँ। वो बंदा अगर जैसे मैं हूँ, मैं 2 घंटे लगाता हूँ नोट्स में और 4 घंटे में होमवर्क करता रहता हूँ, बैठ के दूसरी बुक्स करता रहता हूँ। वो बंदा उल्टा कर रहा है, वो बंदा 4 घंटे नोट्स में लगा रहा है और 2 घंटे में जल्दी से होमवर्क कंप्लीट कर रहा है। वो बंदा रोज नहा भी रहा है, मैं तो पता नहीं कब हफ्ते में रोज नहाता भी नहीं था, है ना, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था, पागलों की तरह लगे पड़े हैं। वो बंदा खेल भी रहा है, 1 घंटे वो बैडमिंटन खेलता था दिन में। तो मैंने कहा ऐसी क्या चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ। उस समय मुझे स्मार्ट वर्क का असली मतलब पता चला। स्मार्ट वर्क, जो भी बच्चे मेरे से पूछते हैं ना कि आप बताओ कि स्मार्ट वर्क क्या होता है, स्मार्ट वर्क की कोई डेफिनेशन है ही नहीं। आपको स्मार्ट वर्क वाली राह पे मंजिल पे पहुंचने के लिए हार्ड वर्क वाली राह से जाना पड़ेगा। जैसे मैं गया ना, जब मैंने हार्ड वर्क करा, वो फालतू की चीज़ें करी, है ना, भाई सोते सोते तुम किसी सम को कर रहे हो, कोई सवाल कर रहे हो तो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। आप सोते सोते कोई थ्योरी पढ़ रहे हो तो वो याद नहीं रहेगी, चाहे आप 2 घंटे सो 3 घंटे सो, नहीं होता उससे। तो मैंने जब वो हार्ड वर्क वाला रास्ता मैंने अपनाया, जब मैं उस पर घिसा, तब मुझे स्मार्ट वर्क की अहमियत पता चली। तो जितने भी बच्चे मेरे से पूछते हैं कि स्मार्ट वर्क क्या होता है, तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके आप वो स्मार्ट वर्क वाली चीज़ समझ पाओगे। बट मुझे काफ़ी टाइम हो गया उस चीज़ को समझने में। 12th का मिड आ गया था, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था और ये सारी चीज़ें मैंने उससे देखी, तो मैंने थोड़ी थोड़ी अप्लाई करनी स्टार्ट करी। बट 12th का मिड आ गया था, 11th बर्बाद हो गई थी, 12th आधी बर्बाद हो गई थी। अब जो आगे की 12th थी, मैंने सोचा चलो इसे तो संभाल लेते हैं। तो फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा स्मूथ चला मेरा। दिसंबर का टाइम आ गया था 12th में भी, और मैं बीमार हो गया, ठीक है। और बीमार ऐसा वैसा नहीं, छोटा मोटा बीमारी, ऐसा नहीं कि सर दर्द हो गया था, मैं बेहोश हो गया था। मैं सुबह उठा ब्रश करने के लिए, तो मेरा दिमाग बिल्कुल ऐसे घूम सा रहा था। मैं गया ब्रश करने और मैं गिर गया बाथरूम में। मेरे भाई ने मेरे को उठाया, उस समय तक मेरा भाई भी आ गया था, मेरे भाई ने मुझे उठाया, है ना, काफ़ी मैं बीमार हो गया था। उस समय मुझे दूसरी एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट पता चली, वो है डाइट। हमारा क्या था ना, हॉस्टल में रहते हैं तो इतना अच्छा खाना नहीं मिल रहा होता है, और हम सुबह का ब्रेकफास्ट छोड़ रहे हैं क्योंकि पता नहीं क्या बना दिया इन्होंने। मैगी भी अजीब सी बनाते थे, ये कौन सी कंपनी की। रात का खाना कई बार छोड़ दिया, पता नहीं क्या बना रहे हैं। तो वो डाइट बहुत ज़्यादा अजीब सी हो गई थी, उसकी वजह से एनर्जी नहीं रही हमारे अंदर। तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ बच्चों से कि यार तुम ना थोड़ा डाइट पे ज़्यादा फोकस करो। मेरे डॉक्टर ने मेरे को ये बोला कि यार दिन का मिनिमम 1 फल तो खा, 1 फ्रूट तो खा। मेरे पापा भी हमेशा बोलते हैं कि यार तुम अगर 10 रुपये अपने शरीर पे लगाओगे तो आप उससे 100 रुपये का काम निकलवा सकते हो। बट वहीं अगर आपने 10 रुपये उससे बचा लिए, 10 रुपये में कंजूसी कर दी, तो आपको 100 रुपये शरीर में लगाने पड़ेंगे दवाई के थ्रू। मान लो आप 10 रुपये का सेब आता है, तो 10 रुपये का सेब आपने खा लिया तो आप में एनर्जी आ गई, आप काफ़ी ज़्यादा काम कर लोगे। बट आपने वो 10 रुपये बचा लिए तो आपकी 100 रुपये की दवाई लग जाएगी। तो उस दिन से फिर मैंने थोड़ा बहुत फ्रूट्स खाने स्टार्ट करे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी जिससे कि मेरी हेल्थ सही रहे, है ना। बोर्ड का टाइम आ गया था, जेईई मेंस का टाइम आ गया था। 12th अपनी आधी बर्बाद है, 11th अपनी आधी बर्बाद है, बोर्ड्स का टाइम आ गया है। फरवरी में हमारे कोचिंग वालों ने बोला कि जाओ चलो 1 महीना तुम्हें देते हैं, जाके बोर्ड्स में थोड़ा सही सा स्कोर करके आओ। तो फरवरी का टाइम मुझे मिलता है छुट्टी में। उस फरवरी के टाइम में मुझे बोर्ड की तैयारी करनी है। अब जब आप कोई कोचिंग में होते हो तो आपको सजा के लिखना नहीं आता, है ना। जैसे बोर्ड में लिखना होता है, भाई डेरिवेशंस होती हैं, प्रूफ्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको वो नहीं पता होता। तो मेरे को भी नहीं पता था। मैंने फरवरी का 1 महीना था, एक बुक खरीद ली थी, उसमें देखता था मैं कैसे कैसे डेरिवेशन करनी है, कैसे कैसे लिख के आना है। बट इतनी अच्छी तैयारी नहीं हो रही थी। पहला पेपर होता है हमारा इंग्लिश का पेपर बहुत तगड़ा आ जाता है भाई साहब, मैं खुश। 2 दिन बाद मेरा फिजिक्स का पेपर है, पर मैंने 1 दिन इंग्लिश की खुशी में निकाल दिया। अब मेरे पास सिर्फ 1 दिन है फिजिक्स का, और अगले दिन मेरा फिजिक्स का पेपर है। लकीली उस समय मेरे पापा आ गए थे मेरे पास, ठीक है। रात हो गई थी, मेरा आधा सिलेबस भी नहीं हुआ था फिजिक्स का। पापा मेरे पास आए, पापा ने कहा कि क्यों टेंशन ले रहा है, मैं तेरे साथ पूरी रात उठा हुआ हूँ, ठीक है, तू क्या टेंशन ले रहा है, तुझे पूरी रात उठा हुआ, पूरी रात पढ़, आके सो जाइयो, पेपर दे के आजा बिना सोए। तो तुम देख रहे हो कि किस तरह का सेक्रीफाइस तुम्हारे साथ पेरेंट्स कर सकते हैं। तुम्हें सिर्फ बोलने की देर है, ठीक है। मेरे को सिर्फ उनकी बोलने की देर थी। अगर वो मेरे को ये, तुम्हें कोई भी काम करना है ना,
उसके लिए पहले एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो बोल दे हाँ तू कर ले, तेरे साथ हैं हम, बस इतना ही बोल दे बहुत होता है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, बस इतना ही कोई बोल दे। तो पापा मेरे साथ बैठे रहे, मैंने पूरी रात पढ़ाई करी, अपना अच्छी तरह याद करा, अच्छी तरह डेरिवेशंस याद करी। अगले दिन मैं फिज़िक्स का पेपर देख के आया, काफ़ी अच्छा फिज़िक्स गया मेरा पेपर, और काफ़ी टफ पेपर आया था। CBSE की हिस्ट्री में फिज़िक्स का पेपर उस साल का सबसे टफ था। तो मैं पेपर देख के आया, मैंने कहा ठीक है पापा पेपर, मेरे 92 नंबर आते हैं फिज़िक्स में। फिर उसके बाद आगे के पेपर थे मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, सारे मैंने बिना सोए दिए हैं। मतलब कि मैं पूरी रात पढ़ा है ना, और अगले दिन पेपर देने के बाद आके 1-2 घंटे सो गए। इस तरह से मैंने सारे पेपर दिए हैं, क्योंकि मेरे को वो आदत, मेरे को पता चल गया था कि अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, पूरी रात भी तो उठ सकते हैं। नहीं तो पहले तो जब मैं आपको बताया था कि पहले मैं जब उठता था वो 4 बजे तक उठ गए, 5 बजे तक उठ गए, बट पूरी रात उठ के अगले दिन पेपर दे के आके सोना, ये मैंने पहली बार ट्राई करा था, और ये चीज़ मेरे को और वहाँ पे सीखने को मिली। बोर्ड का एग्ज़ाम सही जाता है, 87% मेरे आते हैं। गोल मैंने 80 का रखा था, बट 87 आ गए, मैं बहुत खुश। मैंने कहा ठीक है यार, बहुत अच्छे नंबर आ गए, मेरे को इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं थे। 1 महीने की प्रिपरेशन में तैयार हैं, बहुत है। जेई मेंस का अब टाइम आता है। जेई मेंस का मैं पेपर जाता हूँ देने, 11th बर्बाद है, 12th आधी बर्बाद है। 12th जो आधी बची हुई थी, जो मेरी सही थी, उसके बेसिस पे मैं जाके जेई मेंस का एग्ज़ाम देता हूँ। सही एग्ज़ाम जाता है, एक डिसेंट मेरी रैंक आ जाती है। मैं सोचता हूँ चलो सही है, NIT और IIIT में से तो कोई एक मिल ही जाएगा अब। उसके बाद हमारा जेई एडवांस का एग्ज़ाम होता है, बहुत बेकार एग्ज़ाम जाता है उसमें, क्योंकि एडवांस का एग्ज़ाम है भाई, बहुत तगड़ा एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ें लगती हैं, अपनी तो बर्बाद पड़ी है। बेकार एग्ज़ाम जाता है। जेई एडवांस में मैं, जब मेरा रिज़ल्ट आ रहा होता है, मैं क्वालिफाई नहीं होता हूँ, मैं फेल जेई एडवांस में। जिस दिन रिज़ल्ट आया था जेई एडवांस का, उस दिन पापा बैठे हुए थे, साथ में मम्मी बैठी हुई थी, मैंने निकाला था। मेरे को ऐसा लगा कि यार मैंने शायद जो कोटा में 6 लाख रुपए लगाए हैं वो बर्बाद तो नहीं कर दिए, क्योंकि पापा मम्मी तो कुछ नहीं कह रहे थे, वो तो कह रहे थे ठीक है चल रहा है यार, कोई बात नहीं, नहीं हुआ क्या हो गया, इतनी बड़ी बात हो गई या। पर आपको कहीं ना कहीं से पता चल जाता है ना कि आपकी रिश्तेदारों में कहीं बातें चल रही हैं कि इसने तो, हमने बोला ही था मत जा कोटा, क्यों भेजा कोटा इसे, है ना, 6 लाख रुपए बर्बाद कर दिए, इतना तो ये यहीं ले आता रह के। तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गया था, मेरे को लगता था कि अब तो गए यार, अब तो जितने भी पैसे लगाए थे गए। मेरे को ये कॉलेज मिलता है IIIT वडोदरा, मैं इसमें जाता हूँ। हमारा जो कॉलेज है यार वो इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, 2 ही ब्रांच है, काफ़ी कम बच्चे हैं, तो इतना बड़ा कोई कैंपस नहीं है। जैसे IIT के जो कैंपस होते हैं, NIT के जो कैंपस होते हैं बड़े बड़े, ऐसा कोई कैंपस नहीं है हमारा, छोटा सा कैंपस है, कम बच्चे हैं। तो या तो आप क्लासेस में जा रहे हो या फिर आप रूम पे बैठे हुए हो खाली, है ना, कुछ भी काम कर सकते हो, आपको कोई घूमने फिरने के लिए, चिल करने के लिए टाइम नहीं है। जैसे कि IIT में, अगर मैं ये नहीं बोल रहा कि IIT बेकार है या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। IIT इससे भी बहुत तगड़े फाउंडर्स निकल रहे हैं, IIT भी बहुत तगड़ा फोड़ती हैं। बट मैं अपनी बात करूं, क्योंकि मैं 2 साल कोटा में रहा हूं, मैं भरा हुआ हूं, ठीक है, मेरे को था कि मेरे को कॉलेज में आके चिल करना है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर मैं IIT में चला जाता तो मैं कॉलेज में पढ़ने के बाद, कॉलेज की क्लासेस होती, आके मैं अपना चिल कर रहा होता। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हर एक की बात नहीं कर रहा, फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं IIT में चला जाता तो मैं इन सब चीज़ों में लग जाता, आज ये चैनल नहीं खोल पाता मैं। अब जब मैं यहाँ इस कॉलेज में था, क्लासेस में जा रहे हैं, क्लासेस में जाने के बाद मेरे को खाली टाइम मिल रहा है, तो ये चैनल खुल भी गया। अभी मैं चैनल की क्या हिस्ट्री है, कैसे खुला, कैसे ग्रो हुआ, ये चीज़ मैं बात नहीं करूँगा, वो कभी और वीडियो में हम बात करेंगे। बट आज अगर मेरे से कोई पूछता है कि यार तेरे को क्या रिग्रेट है कि तेरा IIT में नहीं हुआ, या तेरे 6 लाख रुपए जो गए थे वो बर्बाद हो गए, तो मैं उससे बोलता हूँ मेरे को 0% का रिग्रेट है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। आज मैं खुश हूँ कि मेरा उसमें नहीं हुआ। मैं एक ऐसे कॉलेज में गया जिसमें मेरे को टाइम मिला, ठीक है, मैं भरा हुआ था, पर वो जो चिल करने का टाइम था उसको मैंने यहाँ अपने चैनल पे दिया। मैंने अपनी पूरी कोटा लाइफ बर्बाद करी है, ठीक है, मैं 11th पूरी बर्बाद थी, 11th आधी, 12th आधी पूरी बर्बाद थी, ठीक है। जो चीज़ मैंने सीखी है वो 12th के एंड में सीखी है, जो कि मैं खुद में अपने पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। बट इस चैनल के थ्रू जो चीज़ मैंने सीखी है वो मैं हर एक बच्चे को बताता हूं। मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह से मैंने अपने 2 साल इन्वेस्ट करे, जिस तरह से मैंने अपने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, बर्बाद नहीं, इन्वेस्ट करे, और जो चीज़ें सीखी हैं वो मैं चैनल के थ्रू अपने जितने भी बच्चे हैं मेरे साथ उनको मैं बताऊं, जिससे कि उन्हें वो 6 लाख रुपए और 2 साल इन्वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े। ये चीज़ जो सिखाई है मुझे कोटा ने, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी मेरे लाइफ में। आज जब भी ये चैनल है, जब भी मैं काफ़ी बच्चों की तरफ पहुंच पा रहा हूं, और आज हमारा चैनल एक टॉप मोटिवेशनल चैनल्स में है। इतना ही था आज की वीडियो के लिए, यही सब मेरे को थोड़ा सा आप सभी के साथ डिस्कस करना था। आई होप कि आप इससे कुछ सीखे होंगे, आपको इससे कुछ पता चला होगा। बस इतना ही।
बेस्ट ऑफ लक, जैसा भी आप हो। आई होप मैं कुछ ना कुछ आपको आगे वीडियोस के थ्रू बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाऊँ। बेस्ट ऑफ लक, तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है।